हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा 2018 में कुल 1717 पद के लिए जो वैकेंसी आई थी उसमें प्रथम शिफ्ट में यानी कि प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो यह जो एक डांस है सतरिया वह असम का नृत्य है, असम का डांस है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 2 में कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो साथियों यह जो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी में, प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। और प्रश्न 30 में पूछा गया था प्रश्न 3 नंबर में कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो साथियों इसका आंसर जो है हो जाएगा उस तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। यानी कि इसका सही परिभाषा होता है कि जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसा होना चाहिए। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो यह गुरुमुखी लिपि जो है उसकी शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। प्रश्न 5 में पूछा गया था 5 नंबर में कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया गया है और साथ ही साथ एक तर्क दिया गया है। उन तर्क पर अपना विचार प्रस्तुत करना है। तो देखिए पूछा गया है कि हिमालय से, कथन में कहा गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ तर्क जो है तर्क दिया हुआ है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो है वह हिमालयों में स्थित है। तो साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है यानी कि तर्क जो है वह कथन की पुष्टि करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था प्रश्न संख्या 6 में कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए या बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होती है। तो यह मैंने प्रीवियस ईयर में पिछले वीडियो में यानी कि सेट नंबर 6 में भी आपको कवर कराया था। अगर आप उसे मिस किए हुए हैं तो सेट 1 से सेट 6 तक यहाँ पे पिछले वीडियो में वो सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो पूछा गया था कि कुल जो है कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 4 राज्यों में। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। तो यह जो है कृषि के क्षेत्र में यह प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया था कि निप्पू बाजगो नामक बांध है, ठीक है, यह एक बांध है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पर स्थित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा यह सिंधु नदी पर स्थित है। प्रश्न 9 में पूछा गया था कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो साथियों जब वस्तु की कीमत में यानी कि प्राइस में इंक्रीज होता है यानी कि वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो मुद्रा के मूल्य में जो है वह गिरावट आती है और वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। इसमें नहीं पूछा गया है। तो वह साथियों दलित मुक्ति मोर्चा जो है वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, जबकि द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र मजदूर संघ और समता सैनिक दल यह अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न 11 में पूछा गया था कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा यह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया था कि ओजोन क्षेत्र से यानी कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि यह समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। वह क्या होता है, उसमें छिद्र होता है, पतला हो जाता है, तो वह ओजोन में छेद कहा जाता है। ओजोन में छेद हो गया है, उसका लेयर पतला हो गया है। प्रश्न 13 में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस
कब मनाया जाता है? तो यह जो है साथियों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना था कि साथियों आपको यहाँ पे कुल मिला के 139 टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे जो महायज्ञ सीरीज के अंतर्गत संपन्न होगा, और साथ ही साथ 2017-2018 से जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो प्रथम शिफ्ट हो, द्वितीय शिफ्ट हो, मेंस की हो, वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा और उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो साथियों इस चैनल पे अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे दरोगा की ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है और हो भी गई है। चलिए प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। साथियों तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्या ये रहा है कि बाघ आरक्षित जो है वह क्षेत्र है और वह किस राज्य में पड़ता है या किस राज्य में स्थित है। तो चलिए इसे मैच करते हैं। यह इंद्रावती अगर बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो यह साथियों छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? छत्तीसगढ़ में। और बात किया जाए पेरियार की तो यह केरल में है, और बात किया जाए साथियों सिमलीपाल की तो वह उड़ीसा में है, और बांदीपुर जो है वह आपका कर्नाटक में है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 में क्या पूछा गया था कि कौन सा संयंत्र जो है वह तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो यह जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा तरल पदार्थ के ग्रेविटेशनल को नापा जाता है, यानी कि गुरुत्व को नापा जाता है। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 2 सूची दे रखा था, एक उद्योग और दूसरा उसकी अवस्थिति, यानी कि कौन सा उद्योग कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए अगर बात किया जाए रेलवे उपकरण की तो यह इसका कारखाना भिलाई में है, और मोटर वाहन की बात करें तो मोटर वाहन की बात कर देंगे तो इसका जबलपुर में है। इसका भिलाई हो जाएगा और मोटर वाहन का जबलपुर। और पोत निर्माण की बात करें तो आप जानते हैं कोच्चिन शिपयार्ड, तो यहाँ से इसका 1 हो जाएगा। और साइकिल की बात करें तो यह लुधियाना जो है वह साइकिल के लिए फेमस है, वहाँ पर इसके उद्योग कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब प्रश्न संख्या 17 पर पढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या चीज़ में परिवर्तित करते हैं? तो वो अपने खुद के उपयोग के लिए उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रश्न 18 में पूछा गया था कि हवा में परागण को कहते हैं। हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो वायु परागण कहते हैं। प्रश्न 19 में पूछा गया था कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसे जो है वह दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। प्रश्न 20 नंबर में पूछा गया था कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर, भारत के संदर्भ में साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, वैसे तो ईरान इसका मुख्य उत्पादक है सबसे प्रथम। अगला प्रश्न पूछा गया था 21 नंबर प्रश्न में 21 नंबर में कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? ठीक है, तो वह है उबालने से नष्ट हो जाता है, क्लोरीनीकरण जो किया जाएगा क्लोरीन की गोली डाल के तो उससे भी नष्ट हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण के द्वारा नष्ट होगा, लेकिन निस्पंदन से नष्ट नहीं होगा। प्रश्न 22 नंबर में पूछा गया था NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? यह कीट वंश जो है उससे होने वाली खुजली जो है वह फार्मिक अम्ल से होती है। प्रश्न 24 में पूछा गया था कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और यहाँ पे मकरंद देशपांडे। पूछा क्या गया था इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियाँ हैं? साथियों इसमें से कौन थिएटर से जुड़े हुए हैं? तो इसमें सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे थिएटर से जुड़े हुए कलाकार हैं। बात करें गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे, डॉली ठाकुर और नसरुद्दीन शाह, ये सारे के सारे थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं।
प्रश्न 25 में पूछा गया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो यह जो है यह आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 26 में क्या पूछा गया था कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो यह जो है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध है। प्रश्न 27 में पूछा गया था कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो साथियों भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, जबकि ऑप्शन में केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील दिया हुआ है। इन सब को पार करके यह जो है भूमध्य रेखा निकलती है। प्रश्न 28 में पूछा गया था कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो यह जो हुई थी साथियों यह हुई थी 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न 29 में कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो यह जो है कर एवं लेखांकन से है। प्रश्न 30 में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न 31 में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो उनकी संवादों की भाषा पाली थी। प्रश्न 32 में पूछा गया था कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 33 में कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। तो बात किया जाए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की, तो यह जो है रक्षा मंत्रालय के विभाग है। प्रश्न रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो यह जो है ऑप्शन सी रक्षा उत्पाद विभाग, ये भी जो है रक्षा मंत्रालय के विभाग है। और ऑप्शन ए तो मैंने छोड़ ही दिया था, ये भी रक्षा विभाग के भाग हैं। तो यानी कि ए, बी, सी और डी में कह रहा है रक्षा वित्त विभाग। तो वित्त से साथियों कोई लेना देना नहीं है, वह जो है ऑप्शन ए, बी, सी यानी कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ये तीनों के तीनों सही होंगे। प्रश्न 34 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। तो यह बांग्लादेश के द्वारा चेन्नई में इस तरीके का डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। प्रश्न 35 में क्या पूछा गया था कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है। वैसे तो यह हॉकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, लेकिन फुटबॉल के संदर्भ में पूछा गया है तो यह पुरस्कार सैयद शाहिद हकीम को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल के विभाजन को जो है वह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया था। प्रश्न 37 में पूछा गया था कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे आंतरिक यान का क्या नाम था। तो इसका नाम था स्प्राइटस। प्रश्न 38 में पूछा गया था कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो यह वार्षिक आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। प्रश्न 39 में पूछा गया था कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, यानी कि कहा जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 40 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह राष्ट्रपति को जो शक्ति प्रदान होता है वह आर्टिकल 44 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 44 के तहत। प्रश्न 41 में पूछा गया था, 2 सूची दिया हुआ था और उनका एक दूसरे से मेल करना था। एक था संवैधानिक प्रावधान और दूसरा था स्रोत। तो इसके बाद किया जाए ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बात किया जाए संवैधानिक प्रावधान ए की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की, तो यह उसमें दिया हुआ है मौलिक अधिकार। तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका इसका हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो अमेरिका दिखाई नहीं दे रहा है। आगे हमें लगता है कि स्रोत 4 में उसका
होना चाहिए। फिर बी में यानी कि राजनीतिक निर्देशों की बात की जाए तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरिश संविधान। और सी में क्या दे रखा है कि संसदीय सरकार, तो संसदीय सरकार जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। अब डी में देखते हैं कि डी में क्या कह रहा है। डी में क्या कह रहा है, डी में साथियों कह रहा है, डी में जो है, डी में कह रहा है केंद्र राज्य संबंध। तो यह केंद्र राज्य संबंध जो है वह यहाँ तो अमेरिका यानी कि पहला का होगा, इसका जो है ये पहले वाले का होगा, और केंद्र राज्य संबंध जो है वह कनाडा से हो जाएगा। देखते हैं, उधर कनाडा तो था ही, कनाडा यानी कि ये कनाडा का हो जाएगा। ठीक है, तो कनाडा का क्या हो जाएगा, ये डी वाला। ठीक है, यहाँ पे साथियों इसका डी वाला हो जाएगा। तो समझ गए। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो उस समय जो है वह राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया था। प्रश्न 43 में पूछा गया है कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो यह सर क्रीक विवाद जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच का यह विवाद है। 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो यह उस समय के अनुसार फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। तो यह करंट से जुड़ा हुआ है, साथ ही इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेन होगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे करंट से कोई लेना नहीं है। तो यह बात किया जाए 45 का आंसर हो जाएगा आपका आराम। 46 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था कि 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह उस समय का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है और इसका आंसर हो जाता है कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न 48 में पूछा गया था कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो साथियों यह नांगल जो है वह उर्वरक क्षेत्र के लिए, उर्वरक कार्य के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो यह वर्तमान में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह तमिलनाडु है। अगला प्रश्न पूछा गया था 50 का, तो 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है। तो यह जो है इंडोनेशिया में है। प्रश्न 51 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो यह जो है स्त्री शिक्षा, यह प्रार्थना समाज की मांग थी। विधवा पुनर्विवाह होनी चाहिए, लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, यह उसकी मांग नहीं थी। अब बात किया जाए प्रश्न 52 की। 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौ भंडारण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है। तो साथियों यह करंट का है, इस प्रश्न को ना ही देखें तो बेहतर है, लेकिन इसका आंसर उस समय के अनुसार पारादीप बंदरगाह हो गया था। लेकिन कोई इससे लेना देना नहीं है, करंट को क्वेश्चन को छोड़ के चलना है। ठीक है, मैं करंट के क्वेश्चन को अभी नहीं कराऊंगा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, ये आपको करंट नहीं, ये बीता हुआ, और यह प्रश्न आ सकता है और आता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 में। प्रश्न 54 में पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंधु स्थल है और दूसरा वह स्थान कहाँ पे पड़ता है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो बात किया जाए साथियों लोथल की, तो लोथल कहाँ पड़ता है, यह गुजरात में पड़ता है। ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 1 इसको काट देते हैं और सी का 1 काट देते हैं। अगला अगर पूछा जा रहा है साथियों, अगला पूछा जा रहा है कि रोपर की बात किया जाए तो यह कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, यानी कि 3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा साथियों 3 और 3, यहाँ दोनों में 3 है, तो फिर अभी आगे देखना पड़ेगा। बात किया जाए
राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी जो है वह हरियाणा में पड़ता है, यानी कि सी का 2। अब देखिए इसका सी का 2 नहीं है और बी नंबर ऑप्शन का है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन क्यों, देखिए एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है कालीबंगा, जो कि राजस्थान का पार्ट है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 में यानी 55 में क्या पूछा गया था कि भारत के संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि उद्देशिका स्वयं न्यायपालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बात करें और उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये भी आपका साथियों सही हो जाएगा। अब ऑप्शन सी को पढ़ते हैं, जो उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी आंसर आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 56 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर देखते हैं, पढ़ते हैं। ए, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये आपका सही है। आपको क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी में पढ़ते हैं कि पेटेंट अपने नागरिकों को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी की बात की जाए, ऑप्शन सी में है वह अनंत समय के लिए किया जाता है, यानी कि ये गलत है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 57 में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका क्या होता है आंसर, यह चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए गुजरती है डेल्टा तक। अगला प्रश्न पूछा गया था 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो भारत चाइना से लगता है, बर्मा से लगता है और भूटान से लगता है। बहुत इजी प्रश्न था साथियों, और ताइवान से यह नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। प्रश्न 59 की बात करते हैं। 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है वह कौन है। तो साथियों इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो आंद्रे अजोलो है। यह उस समय का प्रश्न था 2018 का संदर्भ में। बात किया जाए प्रश्न 60 में, तो पूछा गया था किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो यह प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। यह वर्तमान में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 61 की, तो 61 नंबर में प्रश्न में पूछा गया था कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें से आपको ऑप्शन ए, बी और सी पढ़ना है और बोलना है, बताना है कि कौन सा इसमें से आपका सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। तो बिल्कुल लोकतंत्र में जनता ही प्रतिनिधि को चुनती है और सरकार का निर्माण करती है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी कम होती है। अब देखिए ये बोल रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोग जो होते हैं वो उनके हारने की संभावना काफ़ी कम होती है, ये भी सही है। और सी में कह रहा है कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। सही बात है, गरीब डाले, बच्चा डाले या बुजुर्ग डाले, यानी कि बच्चा तो नहीं डालते हैं 18+, तो सारे वोट का वैल्यू बराबर ही होता है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपके ए, बी, सी यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसके किसे सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, ऐसा प्रश्न है। तो यह जो है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, उसे सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR की पेटिका में आती है। तो इसका आंसर जो है साथियों, अगर बात किया जाए तो US डॉलर जो है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेन
रेनमिंबी है वो सारे के सारे जो है SDR पेटिका के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 64 में पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो यह जो है पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वह जैव विविधता का तत्व स्थल है। वर्तमान दृष्टि से भी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। प्रश्न 65 की बात करें तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। तो यह विटामिन के है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी प्रश्न है, विटामिन के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 में पूछा गया था कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो उसे लोएस मृदा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 67 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है वह सही है। अब बात किया जाए तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सही है, 326 में सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। अब ऑप्शन 2 की बात करें तो आम्भी यानी कि तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेनापति का स्वागत किया था, उसकी सेना का स्वागत किया था। तो यह ऑप्शन 2 भी सही है। और बात की जाए ऑप्शन 3 की तो सिकंदर की मृत्यु जो है वह सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि इंडिया आफ्टर गांधी यानी गांधी के बाद जो इंडिया है वह द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो हैं यह जो है रामचंद्र गुहा, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो साथियों इसमें जो है रमन को, शकीर को और योगा को शामिल किया गया है, संकीर्तन है, और बिहू को शामिल नहीं किया गया है। यह असम का फेस्टिवल है बिहू। प्रश्न 70 में पूछा गया था कि 1926 ईस्वी में नौजवान सभा वह नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा 1926 में गठित की गई थी। प्रश्न 71 में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो यह पर्यटन का सतत विकास के लिए इसे 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यह उस समय का प्रश्न था। प्रश्न 72 की बात करें तो किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना जो है वह अल-बरूनी ने की थी। कई बार प्रश्न में एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 73 की बात करें 73 में पूछा गया था कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो यह परीक्षा काल में प्रश्न पूछा गया था, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे इग्नोर भी आप कर सकते हैं। इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक। प्रश्न 74 में पूछा गया था कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत पौढ़िए साम्य। प्रश्न 75 का पूछा गया था, 75 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आश्रम और आयु से संबंधित था, उसको एक दूसरे से मैच करना था। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें क्या कह रहा है, उसको हम मैच करने का प्रयास करते हैं। देखा जा रहा है यानी कि ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का कार्यकाल जो होता है यानी कि कब से कब तक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो साथियों यह जन्म से 25 वर्ष तक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बात किया जाए गृहस्थ की, तो गृहस्थ काल जो होता है वह 25 से 50 वर्ष तक का होता है। और बात किया जाए वानप्रस्थ की, तो यह जो है 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ का कार्यकाल होता है, यानी कि एक उम्र होता है। और यहाँ संन्यास की बात की जाए तो संन्यास जो है वह 75 से 100 वर्ष की आयु में होता है यह संन्यास का। ऑप्शन 76 की प्रश्न 76 नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पे संपीड़ित वायु है, उसको भी एक एनर्जी के रूप में यहाँ पे संग्रहण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बैटरी का भी इस्तेमाल किया जाता ही है, संधारित्र, और ये सारे के सारे जो हैं
आपके राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 77 में पूछा गया था कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो साथियों, यह ब्लू चिप कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। प्रश्न 78 में पूछा गया था कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो यह जो है रैयतवाड़ी वाला वह अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इसका प्रबंध किया गया। प्रश्न 79 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो साथियों, इसमें जो है ग्रेनाइट, पेरिडोटाइड और एस्कारियो यह जो है आग्नेय चट्टान है, और नहीं कौन है साथियों, सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 80 में पूछा गया था कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। यह 2017 की बात की गई थी, तो आप याद भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। हालांकि परीक्षा में आपको कभी कभी करंट पूछा जा सकता है, क्योंकि यह क्रिकेट के विश्व कप से संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे। यह इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। प्रश्न 81 की बात करें तो 81 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 82 की, तो निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है। तो प्रश्नकाल के समय की यह करंट अफेयर्स है, इसका आंसर उसके अनुसार रिलायंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 की बात करें तो 83 में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 84 में पूछा गया था कि कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई गई थी। तो यह परीक्षा काल में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था, और इसका आंसर उस समय के अनुसार खड़गपुर था। प्रश्न 85 की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह जो है साथियों, यह इंडोनेशिया में स्थित है, वह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। प्रश्न संख्या 86 में पूछा गया था कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और बहुत ही अति साधारण प्रश्न है। प्रश्न 87 की बात करें तो KNO2 रासायनिक सूत्र है, यह किसका रासायनिक सूत्र है। तो साथियों, यह जो है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 88 में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि सैडलवुड आंशिक मूल परजीवी, कर्क्यूस्टा परजीवी और नेपेंथीन मांसाहारी और फंगस स्वपोषी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो साथियों, यह फंगस जो है वह स्वपोषी नहीं है बल्कि परपोषी है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 79 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय प्रदूषण नहीं है। इसमें से कौन सा गैसीय प्रदूषण नहीं है। तो देखते हैं सल्फर के ऑक्साइड, ये गैसीय प्रदूषण हैं। धुआं गैसीय प्रदूषण है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैसीय प्रदूषण है, यानी कि सी आपका गैसीय प्रदूषण नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 90 में, तो 90 में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था। तो यह जो है पुराने समय का प्रश्न है, 2018 का करंट है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी प्रश्न काल के अनुसार इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 में पूछा गया था सुनहरी गोल्डन चावल। तो यह सुनहरी गोल्डन चावल क्या है। यह सुनहरी गोल्डन चावल जो है वह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। इसमें क्या होता है साथियों कि विटामिन ए जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 92 नंबर में कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो यह अभी वर्तमान की नहीं है साथियों, यह पूर्व काल की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 93 में। तो 93 में क्या पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो पहला मास क्या है, यह भी उस समय के प्रश्न का, फिर भी इसका आंसर जो है साथियों, इसका आंसर चैत्र हो जाएगा। ये तो हमेशा के लिए है। अगर बात किया जाए हमेशा के लिए, पूर्व प्रश्न काल से संबंधित नहीं है, तो इसे आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया था कि मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि इसमें
7 से यानी कि 7.5 से 8, ठीक है, यह pH साधारण होता है। प्रश्न 95 की बात किया जाए, 7.4 वैसे होता है, तो 7.5 से 8.0 तक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन आप यहाँ आपका यहाँ पे देखिए 4.5 है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। देखिए काट लीजिए खुद से, 5.5 से 6.5 है, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। और 8.5 से 9 तक की तो बात ही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर की बात करें तो 95 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है। तो इसे जो है रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया था। यह वर्तमान में भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 96 में क्या पूछा गया था कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो इसमें जो है क्या अपनाना चाहिए, तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। अब ब्याज दर घटा देनी चाहिए तो नहीं। और बात किया जाए साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी में कहा है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए तो नहीं, यानी कि यह केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि तेज क्या है। साथियों तेज जो है वह डिजिटल पेमेंट ऐप है, ठीक है। और बात किया जाए प्रश्न संख्या 98 की, तो 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया था 98 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वह चंगेज खां का समकालीन था। प्रश्न 99 में पूछा गया था कि NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य कौन हैं, तो यह है USA, कनाडा और मैक्सिको। अब प्रश्न 100 की बात करें तो 100 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो यह वर्तमान में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह बात की जाए तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। फिर से प्रश्न करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता यानी कि गोपनीयता की बात कर रहा है कि अधिकारों को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत होता है, रखा है। तो बात किया जाए साथियों कि यह जो वीडियो था, यह जो सेशन था, वह वर्ष 2018 में जो कुल 1717 पदों की वैकेंसी के लिए यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उसके प्रथम पाली का यह 100 प्रश्न आपके सामने डिस्कस किया गया, या 100 प्रश्न को आपको बताया गया कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। आपको यह एनालाइज भी हो गया होगा कि प्रश्न किस तरीके से एग्जामिनेशन में आते हैं। और जो नए व्यूअर होंगे और जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, उनको इस तरह का ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखने से परीक्षा का कंटेंट और एक पैटर्न पता लग जाता है। अब चलिए अगले वीडियो में साथियों आपसे मिलेंगे 2018 में ही जो है वह सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के साथ। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। दरोगा का इससे बेहतरीन कहीं पे आपको तैयारी नहीं करा जाएगा। यहाँ पे अभी वर्तमान के आधार पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दरोगा को ही टारगेट किया जाएगा। तो चलिए दरोगा स्पेशल सीरीज में आप बने रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।